नेचुरल होती हैं, सारी चीज़ें जो प्राकृतिक हमें देता है वो सारी चीज़ें होती है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर वाटर, लिथोस्फीयर लैंड, एटमॉस्फेयर एयर। नाउ लिथोस्फीयर, सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ कंटेन्स फॉरेस्ट, लैंड, सेटलमेंट्स एंड मिनरल्स, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है ना अर्थ की, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जिसके अंदर सारा सॉलिड क्रस्ट जो हमारी अर्थ का होता है वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर, कंप्राइज ऑफ ऑल वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स, ये सारी जितनी भी हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर होता है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर, जो थिन लेयर होती है हमारी अर्थ की, जो हमारी क्या कहते हैं एयर की, जो हमें हमारे अर्थ को कवर करके रखती है एक ब्लैंकेट की तरह, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो जितनी भी गैसेस होती हैं, हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो सारी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। जो ओजोन लेयर जो हमें सन के अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है, वो भी एटमॉस्फेयर में होती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स फॉर्म द बायोस्फीयर, जो तीनों स्फीयर्स का जो इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर का, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर इंट्रैक्ट करते हैं, जिसके अंदर तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें एक लिविंग बींग एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक लिविंग चीज़ जो होती है, जो ह्यूमन बींग से आप कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। नाउ लेट्स सी वन डायग्राम। इसके अंदर अगर आप देखोगे, रैबिट है, सन, ट्रीज, प्लांट्स, ये आपका वाटर है, नीचे सॉयल है, ये नॉन लिविंग थिंग जो हमारा स्टोन है, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। क्यों? जैसे हेयर वी कैन ईजिली सी दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज शोन इन सर्कल, रैबिट है जो हमारे सर्कल में शो रखा है, प्लांट जो वाटर के अंदर है, आर लिंक विद देयर एनवायरनमेंट। ऑफकोर्स ये सारे एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं, बिकॉज लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से मिलती है, ह्यूमन बींग से मिलती है, और जो रैबिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस हैं, उन्हें जो ऑक्सीजन होती है वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती है। तो ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या बनाता है? हमारा इको सिस्टम, व्हाट इट कॉल्ड इकोसिस्टम। सो बायोस्फीयर इकोसिस्टम में ये डिफरेंस होता है कि बायोस्फीयर इंटरेक्शन होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम जो होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। सो लेट्स टर्न। नाउ इकोसिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर के थ्रू क्रिएट होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन ने क्रिएट करा है। ठीक है, आर्टिफिशियल जैसे आप बोल सकते हैं एक्वेरियम, हम बोल सकते हैं कि एक्वेरियम जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वो ह्यूमन बनाता है। ठीक है, तो या जू बोल सकते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, एक्वेटिक वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लैंड पे जैसे हमारे इकोसिस्टम है, ह्यूमंस रहते हैं लैंड पे, एनिमल्स रहते हैं, वो सारे हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएंगे। एक्वेटिक वाटर जो हमारे रैप्टाइल्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं ऑफकोर्स जो वाटर में के अंदर रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो हमारे टेरेस्ट्रियल लैंड मतलब लैंड वाला जो इकोसिस्टम होता है उसके 4 टाइप्स है। रेन फॉरेस्ट, वी हैव डन इन द अर्ली क्लासेस। रेन फॉरेस्ट जो है, जैसे आप देखते हो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो रेन फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पे आपको हर्बीवोरस एनिमल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे हाँ ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी वैरायटीज़ नहीं होती, बट वहाँ पे भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कैक्टस है, या आप क्या कहते हैं जो लिजर्ड होती है एक, और स्नेक्स हैं, रैट्स हैं, तो उनका भी इकोसिस्टम होता है, वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर आता है। माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया में इकोसिस्टम होता है। माउंटेन एरिया में अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वहाँ पे मिलते हैं, और वहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं, जो नेचुरल के थ्रू क्रिएटेड है, मैन मेड नहीं है। एक्वेटिक और वाटर जो है ओशंस में ऑफकोर्स बहुत बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, रैप्टाइल्स होते हैं, तो सारे ओशंस में, रिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेक्स, पोन्ड्स में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारा आता है लेक्स और पोन्ड्स के अंदर। तो ये सारा जो पार्ट है ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम का है।
ठीक है, जिसके अंदर ये सारा ही नेचर के थ्रू क्रिएटेड होता है, नेचर हमारे बनाती है, उससे हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे मैंने बताया जो मैन के थ्रू बनता है, जैसे हम एक्वेरियम में इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि इसे आपके घर पे होगा या आपने देखा होगा कहीं पे भी, मॉल्स में देखा होगा या बैंक्स में देखा होगा। तो एक्वेरियम एक मैन मेड इकोसिस्टम होता है, बिकॉज उसके अंदर हम फिशेज डालते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हम उसके अंदर होते हैं वो मोस्टली आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो हम एक उसके अंदर हम उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं, वो खुद नहीं फूड होता, जैसे अभी इसके अंदर है तो इधर वो खुद अपना फूड क्या कहते हैं ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, और अपना फूड जो है वो उसके लिए वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें पता है उन्हें कहाँ से फूड मिलेगा, या फिश जो बड़ी फिशेस होती हैं वो छोटे फिशेस को खाती हैं, या जो भी उन्हें मटेरियल मिलता है वो वहीं से मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मैन प्रोवाइड करते हैं, मैन उन्हें देते हैं, तो वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैंने ने क्रिएट करा है। जैसे जू के अंदर आप देखते हो, अगर आपने दिल्ली का जू देखा होगा तो उसमें एनिमल्स वहीं पे होते हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अपने फूड के लिए। जो मैन वहाँ पर रहते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो उन्हें देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, जो उस चीज़ का प्रोटेक्शन करते हैं जू का, वो उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं, वो खुद फूड उनको कहीं से नहीं मिलता है। ठीक है, बट जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से हमारा नेचुरल इकोसिस्टम वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी बारे में है, दैट is it that humans have changed and further destroyed the environment to fulfill their growing needs? How? Of course, क्योंकि humans according to their desires, according to their needs, they have changed the environment. उन्होंने environment को change कर दिया है, और वो अपने नीड्स के लिए बहुत चेंजेस ऐसे करते हैं जो उनके लिए बाद में प्रॉब्लम होती है, बट उन्हें डायरेक्टली नहीं पता चलता उस टाइम पे। एक्चुअली ह्यूमंस को क्या कहते हैं, जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं अपने नीड्स के लिए, अपने क्रिएशन के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए, वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, और उस पर जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट है जैसे आपका, एज ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ दे रिक्वायर्ड मोर लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। अब सेटल लाइफ अगर जिएंगे तो उन्हें एग्रीकल्चर के लिए और ज़्यादा लैंड चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उन्हें फिर लैंड भी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज उनकी नीड को फुलफिल भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे आपके घर में अभी 4 मेंबर्स हैं, अगर जैसे आपके बड़े भाई हैं या आपके और ब्रदर्स हैं, बड़े 2-3 ब्रदर्स हैं, तो उसमें पहले आपकी फैमिली छोटी थी, लेकिन जब उनकी मैरिज हो जाएगी तो उनकी वाइफ आएंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, तो पहले जो आपके घर में फूड मटेरियल आता था वो कम आता था, लेकिन जैसे ही उनकी वो जब उनकी मैरिज होगी, उनकी वाइफ्स आएंगी, चिल्ड्रंस होंगे, तो फिर उसके बाद जो फूड मटेरियल है वो बढ़ेगा। सेम एज चीज़ अब ह्यूमंस है, ह्यूमंस पहले कम थे, या पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अब एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी तो चाहिए ना, बिकॉज उन्हें उनकी क्या कहते हैं जो उन्हें उनकी नीड्स है उसको फुलफिल करना है, जिसकी वजह से हम जो क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को क्लियर करते जा रहे हैं। सो दे स्टार्टेड क्लियरिंग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं टू ओपन मोर लैंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड और दस हार्म द एनवायरमेंट। इससे हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो रहती है और जो प्लांट्स है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो हमें ही अफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि वट वी आर डूइंग, क्योंकि वो हम पे ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। सो B point, gradually they required more land for setting up of factories, making roads for transportation and buildings of offices. Of course उन्हें अब ज़्यादा लैंड चाहिए, तो फैक्ट्रीज अब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से तो काम नहीं चलेगा ना, फैक्ट्रीज चाहिए उन्हें, रोड्स बनाने हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिल्डिंग्स बनाने, ऑफिसेज बनाने हैं, तो ये सारे ही उन्हें उस टाइम पे चाहिए होते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन के सिर्फ और सिर्फ फूड मटीरियल नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए ऑफिसेज बनाने के लिए, तो इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे और लैंड जो होती है और डिस्टर्ब होती है। सो ऑल दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एडवर्स मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, एंड दे डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, और इससे हमारा जो नेचर है वो डिस्टर्ब होता है। हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा नेचर डिस्टर्ब हो रहा है वो हमें ही रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसे अगर जितना हम स्मोक है हमारी व्हीकल्स है, या जो भी क्या कहते हैं, हम ये चीज़ें जो है और जितना एक्टिविटीज़ को अपने बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जब अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, देन द ग्लोबल वार्मिंग अराइज। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हमें ध्यान रखना होगा। तो क्या हम इन चीज़ को सही कर सकते हैं? ऑफकोर्स। कैन वी डू समथिंग टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स? कैन वी सेव एनवायरमेंट? ऑफकोर्स हम ये कर सकते हैं। येस, देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन सेव एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम करके अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं अगर हम चाहें तो। सो फर्स्ट पॉइंट, सेव वाटर। ऑफकोर्स ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है तो हमें इसे सेव करना चाहिए। जैसे फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में
वेस्ट निकलता है तो हमारे रिवर्स, ड्रेन से रिवर्स में जाता है, रिवर से हमारे सीज और ओशंस में जाता है, तो वो हमारे सारे वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करा है। अब देखो, लॉकडाउन होने की वजह से सारे घर पे हैं, तो कोई इंडस्ट्रीज, कोई फैक्ट्रीज में वर्क नहीं हो रहा। अब रिवर्स अगर आप देखोगे, इंटरनेट पे देख सकते हो, और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आती हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया हमारा एनवायरनमेंट। जो पॉल्यूशन पहले हो रहा था, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, उनसे बहुत कम हुआ है। तो ये हम ह्यूमंस ही हैं जो इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। अब एकदम से कैसे साफ हो गया? बिकॉज ह्यूमंस का कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री चल रही ना फैक्ट्रीज चल रही है। हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, तो हमें वाटर सेव करना चाहिए। घर में भी हम हैं तो हमें वाटर का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट है एफोरेस्टेशन। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए हमें, बिकॉज सिंपल सी बात है। अब अगर आप क्या कहते हैं, एक एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, आप घर के बाहर बैठे हो, लेकिन वहीं अब घर के बाहर आपके पेड़ होगा, तो आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, ठंडी हवा ले सकते हो, फ्रेश एयर आपको मिलेगी, जिससे आपको ही अच्छा लगेगा। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल के लिए, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम ट्रीज़ को नहीं उगाएंगे तो वो हम पे ही इफेक्ट होगा। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो हमें, आप देखते हो, आप सुबह पार्क में जाते हैं हम, तो सुबह पार्क में ठंडी हवा क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं। सो ट्रीज़ की वजह से ही रेनफॉल होता है, ट्रीज़ की वजह से ही ऑक्सीजन अमाउंट बढ़ता है, ट्रीज़ की वजह से हमें फ्रेश एयर मिलती है। सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स। और सिर्फ इनके अलावा मेडिसिन्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ट्रीज से मिलती है। सो एफोरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ऑफकोर्स, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्यों इसमें यूज़ करने के लिए बोला है? जैसे आप 10 लोग हैं, अगर 10 पीपल्स है, 10 पीपल्स अपना अपना व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें से स्मोक ऑब्वियसली बातें निकलेगा ही, ठीक है। तो यही अगर वो 10 पीपल्स ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो वो तो चल ही रही है, वो सबके लिए ही यूज़ हो रहा है। तो उसमें अगर 10 पीपल्स उसे यूज़ कर लेंगे तो 10 व्हीकल्स का जो पॉल्यूशन है वो नहीं होगा। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। फोर्थ, यूज़ बीन्स। ऑफकोर्स हमें डस्टबिन्स यूज़ करने चाहिए, सो दैट हमारी जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो ख़राब ना हो, और हम अच्छी तरह से उस चीज़ को कर सकें। फिफ्थ पॉइंट, सेव फ्यूल। हमें अपने फ्यूल्स बचाने चाहिए, जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, कोल है। बिकॉज मैंने जैसे आपको ऑडियो में भी बताया था कि हमारे जो फ्यूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट नीड्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू मेक। बहुत साल लगते हैं इसको बनने में। सो इट्स नॉट ईजी कि आप उसे ऐसे यूज़ करते जाओगे और वो दोबारा बन जाएगा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं बनेगा। एंड वी कैन नॉट पास दिस टू आवर फ्यूचर जनरेशन अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे। सो वी शुड हैव टू बी इन लिमिट, so that we can save our natural resources and we can pass to our future generation, अपने next generation को pass कर सकें। So this is our chapter. See this video, listen the audio, read the chapter, then I will be sure that you will understand the chapter very well. So thank you very much and learn it.